जय हिंद सभी को। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हम लोग जहाँ तक पहुँच गए थे उसके आगे आज स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले एक थोड़ा सा हम आपसे जानकारी चाहते हैं, आपसे चाहते हैं या हम भी देना चाहते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग यूट्यूब पे आपको यूपी स्पेशल की क्लास हम शुरू करने वाले हैं। तो यूपी स्पेशल आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी। अगर आप चाहते हो यूपी स्पेशल पढ़ना तो इस पे कमेंट कर दीजिएगा वीडियो पे। दूसरी बात, एक अब बात हम आपसे और पूछना ये चाह रहे थे कि जैसे आपका पेड क्लास में बायोलॉजी चल रहा था, पेड क्लास में आपकी बायोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं, हम ये सोच रहे थे अगर आप लोग सहमत हों तो हम बायोलॉजी के साथ में केमिस्ट्री भी शुरू करना चाह रहे हैं, तो बायोलॉजी के साथ केमिस्ट्री भी शुरू कर दें। अगर आप सहमत हों कि बायो के साथ केमिस्ट्री की भी क्लासेस स्टार्ट कर दें तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि आप लोग सहमत हैं और बायोलॉजी के साथ हम केमिस्ट्री की भी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। इससे होगा क्या, इधर आपका पेड क्लास में बायोलॉजी केमिस्ट्री कवर हो जाएगा, उधर आपका यूट्यूब पे जो चल रहा है आपका वो चल रही है करंट की क्लासेस चल रही हैं, और साथ में यूपी स्पेशल हम जो शुरू करने जा रहे हैं तो वो भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो तेजी से आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी है वो एक स्पीड पकड़ लेगी। तो अगर आप सहमत हों कि हम बायो के साथ में केमिस्ट्री भी स्टार्ट करें तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसमें शेड्यूल ये रखा जाएगा कि लगभग 3 से 4 क्लासें आपको वीक में बायोलॉजी की मिलेंगी, और इसी के साथ में आपको केमिस्ट्री की भी लगभग 2 क्लासें लगभग आपको केमिस्ट्री की भी वीक में मिलेंगी। अगर हम 6 दिन या 5 दिन का डिवाइड करें तो लगभग 3 से 4 दिन आपका ये हो जाएगा बायो का और 2 दिन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री भी आपकी धीरे से शुरू हो जाएगी, और दूसरी बात आपका एक दूसरा सब्जेक्ट भी पकड़ मिलने लगेगी आपको। दूसरी आपकी यूपी स्पेशल वाले भी जो कवर अप है वो भी यूपी स्पेशल, क्योंकि यूपी में बहुत से लोगों को टेट देना है, सुपर टेट देना है। सुपर टेट के लिए भी या बहुत से लोगों को यूपी से रिलेटेड कई सारी परीक्षाएं देनी होती हैं। तो यूपी की कोई भी परीक्षा हो, आपका यूपी स्पेशल आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। और पेड क्लास वाले में यानी पेड क्लास में जो आपका बायो चल रहा है, इसके साथ में केमिस्ट्री भी हम शुरू करना चाह रहे हैं। ये हमने अपनी ओर से आपको एक प्रस्ताव रखा है, अगर आप लोग सहमत हों तो इसमें आप लोग पेड क्लास में कमेंट कर दीजिएगा। इसी क्लास के लास्ट में कमेंट करिएगा, हम सबके कमेंट देख रहे हैं लगातार और हम कमेंट को देखेंगे। अगर आप सब लोग सहमत हो जाएंगे तो हम बायो के साथ में केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए आज हम लोग अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट क्लास हम लोग की चल रही थी तंत्र से रिलेटेड, और लास्ट जो तंत्र हमारा चल रहा था वो चल रहा था रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, और इसकी शुरुआत हो चुकी थी लगभग एक आपको 45 मिनट की क्लास के आसपास इसकी एक क्लास मिल चुकी है। तो श्वसन तंत्र के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ चुके थे, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, फिर क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र की क्लास में हम लोगों ने सबसे पहली चीज ये पढ़ी थी कि मानव में श्वसन अंग कौन सा है या अन्य जीवधारियों में श्वसन अंग कौन से हैं, किस जीवधारी के श्वसन अंग को क्या कहा जाता है। इससे आपके क्वेश्चन पेपर में निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आता है, अगर आप लोगों ने कुछ परीक्षाएं दी होंगी तो आपको ये क्वेश्चन मिलते भी होंगे। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके थे कि किस जीव में कौन सा श्वसन तंत्र पाया जाता है, किस जीवधारी के अंतर्गत कौन सा श्वसन तंत्र आता है। जैसे कि आप लोग पढ़ चुके थे हाइड्रा में कौन सा श्वसन अंग है, इसके बाद अमीबा में वगैरह वगैरह, आपने कई सारी बातें कर ली थी। इसके साथ हमने विभिन्न अंगों के बाद फिर आपका शुरू किया था मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र 2 भागों में विभाजित होता है। एक को कहा गया था क्या, आक्सी श्वसन, यानी श्वसन कितने प्रकार का, तो श्वसन 2 प्रकार का, एक था आक्सी श्वसन और एक था अनाक्सी श्वसन। अनाक्सी श्वसन में हम लोग पढ़ रहे थे कि अनाक्सी श्वसन के अंतर्गत अनाक्सी श्वसन इसे क्यों कहा जाता है, आक्सी श्वसन को आक्सी श्वसन क्यों कहा जाता है, तो उसमें मुख्य रूप से ऑक्सीजन का रोल था। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में
श्वास लेने की क्रिया यानी ऊर्जा उत्पादन की क्रिया होती है तो उसे ऑक्सीशोषण, और अगर ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है, जैसे बहुत ज्यादा गहराई पे जाने पर, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जाने पर शरीर में ऑक्सीजन में कमी हो जाती है, जिसके बाद किण्वन शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। किण्वन से एक बात हमने आपको बताई थी कि किण्वन की क्रिया से ही आपकी शराब बनाई जाती है, जिसमें बात हुई थी मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ये सारी बातें हो चुकी थी। शराब बनाने की क्रिया एक यीस्ट से बनाया जाता है शराब, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको किण्वन या फर्मेंटेशन की क्रिया होती है जिससे आपकी शराब बनाई जाती है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि वो कौन सा यीस्ट है जिससे आपकी शराब बनाई जाती है, तो इसके बारे में भी आप लोग लिख चुके थे। सेरेबीस, सेरेबीसी आपका मुख्य रूप से यीस्ट होता है। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे बेकर्स यीस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग शराब के संबंध में बात कर रहे थे, तो शराब से रिलेटेड कुछ बातें और कर लेते हैं। जैसे अगर गांव घर में देसी शराब बनाई जा रही है तो उसके बनाए जाने की कई प्रक्रियाएं हैं। तो उसको बनाए जाने के बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि, जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है शराब तो कई तरीके की होती है, विस्की भी है, रम भी है, इसके बाद आपसे और भी कई तरीके की पूछी जाती है। तो ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है इसमें से, उसको भी हम यहीं डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे रम है तो रम को बनाने के लिए यानी रम किस पदार्थ से बनाया जाता है या रम बनाने के लिए किस भोज्य पदार्थ का प्रयोग करते हैं, तो चलिए उसको भी आगे देख लेते हैं। तो अब अगला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, शुरुआत करते हैं यहीं से। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन कुछ इस तरीके का पूछा जाता है कि अंगूर की बेटी किसे कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आज ये किस तरीके का क्वेश्चन रखा है कि अंगूर की बेटी किसे कहा जाता है। चलिए अगर जानते हैं तो कमेंट करिएगा। स्टार्ट करते हैं क्लास को यही अंगूर की बेटी से, आज शुरू करते हैं। बताइएगा जल्दी से, अंगूर की बेटी किसे कहा जाता है। देखिए अंगूर की बेटी कहा जाता है वाइन को, क्योंकि जो वाइन बनाई जाती है, वाइन बनती है मुख्य रूप से अंगूर से। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसे शराब में वाइन, तो वाइन किससे बनाई जाती है, तो वाइन आपकी बनाई जाती है अंगूर से। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी शराब किस उत्पाद से बनती है, तो वाइन बनेगी अंगूर से। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बियर या पूछ लिया जाए विस्की, बियर या विस्की ये किससे बनाई जाती है। एक चीज आप लोग और सोच रहे होंगे कि सोच ये रहे होंगे कि आज वाइन से शुरुआत करी है। चलिए आज शुरुआत करते हैं वाइन से ही, और बहुत अच्छी क्लास होने वाली है आपकी। तो बियर या विस्की किससे बनाई जाती है, अगर जानते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए इसको बनाने के लिए मुख्य रूप से अनाज का प्रयोग किया जाता है, और जिस अनाज का प्रयोग किया जाता है उसमें आप बोल सकते हैं गेहूं या जौ। गेहूं या जौ से आपकी बनाई जाती है। इसमें बियर विस्की गेहूं जौ से बनाई जाती है। इसमें कभी कभी मक्के का प्रयोग भी कर लिया जाता है। मक्के का प्रयोग कहाँ करते हैं इसको बनाने में, तो आपको बता दें अमेरिका में। अमेरिका की मुख्य फसल मक्का है। अमेरिका में मक्का 12 महीने होता है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे रबी खरीफ जायद आप पढ़ते हो, तो रबी खरीफ जायद में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस एक फसल को रबी खरीफ जायद तीनों में रखा जा सकता है। यह कौन सी फसल ऐसी है जो 12 महीने होती है, तो अमेरिका में ये जो मक्का है ये पूरे 12 महीने होता है। तो यहाँ से याद रखना है कि बियर और विस्की बनाई जाती है अनाज से, मुख्य रूप से किससे, तो गेहूं जौ और मक्के से। वाइन किससे बनती है, तो वाइन बनती है अंगूर से। इसके बाद जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है रम। रम, अब यहां पर एक बात आती है, रम के आगे लिखा होता है RUM। रम का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर जानते हैं तो कमेंट करिएगा। रम का फुल फॉर्म क्या होता है। आप सोच रहे हो कि हर चीज से क्वेश्चन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर इसका एक नाम होता है रम का। रम का पूरा नाम क्या है, अगर जानते हैं तो कमेंट करिएगा कि रम का पूरा नाम क्या है। अब रम बनाया किससे जाता है, तो देखिए ये बनाया जाता है मुख्य रूप से गन्ने से।
और कई बार गन्ना ऑप्शन न दे करके गन्ने के सीरे से बनाया जाता है। तो गन्ने के सीरे से क्या बनाया जाता है? गन्ने के सीरे से बनती है रम। गन्ने का सीरा से मतलब यहाँ पर गन्ने के सीरे से बहुत सी चीजें बनाई जाती है, जिससे अगर आप गांव घर से रिलेटेड हो गए तो आपको मालूम होगा कि करते क्या है कि गन्ने के रस को जो है एक घड़े में भर देते हैं, घड़े में भर करके उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। जमीन के अंदर गाड़ देने के बाद वो धीरे धीरे करके सड़ता रहता है। तो उसी गन्ने के रस से आपका ये भी बना लिया जाता है, इसी से आपका सिरका बना लिया जाता है, जिसको आप वेनेगर बोलते हैं। चाउमीन में डाल के बहुत तेजी से खाया जाता है। वेनेगर भी गन्ने से ही बनता है, शक्कर भी आपकी गन्ने से ही बनती है। इसके बाद जैसे आप लोग गांव घर से रिलेटेड हैं तो आपको एक चीज और समझ में आती होगी, गन्ने के ही इससे बनाया जाता है आपका एक टर्म यूज होता है राब का, वो भी आपका इसी से बनाया जाता है। तो गन्ने का सीरा ही होता है। तो यहाँ से इतनी बातें आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी कि वाइन किससे बनती है, बियर विस्की किससे बनती है, इसके बाद रम किससे बनती है। एक चीज और आप लोग याद रखिएगा, स्पिरिट भी एक प्रकार का अल्कोहल है। और स्पिरिट किससे बनाया जाता है? स्पिरिट, स्पिरिट भी एक प्रकार का अल्कोहल होता है। स्पिरिट किससे बनाया जाता है? हालांकि स्पिरिट आपका वैसे तो पादप के तने से प्राप्त होता है, लेकिन कुछ स्पिरिट ऐसे हैं जो पीने योग्य होते हैं और इनको फ्रूट जूस में डाला जाता है। तो ये बनता भी फ्रूट जूस से, यानी फलों के रस से। थोड़ा सा तेज होता है ये, तो इसके केमिकल का यूज आपके कोल्ड ड्रिंक बनाने में भी करते हैं। तो ये स्पिरिट वो स्पिरिट नहीं है, ये स्पिरिट, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। स्पिरिट बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो फलों के रस का करते हैं। तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये अल्कोहल से रिलेटेड पॉइंट आपके हो गए। जैसे हमने आपको लिखाया था, भारत की वह पहली बाइक जिसे एथिल अल्कोहल से चलाया गया या एथेनॉल से चलाया गया, बताइएगा। बता चुके हैं, सबको पता है, कमेंट करिएगा, बताएंगे नहीं। इसके बाद अब हम लोग अपनी अगली क्लास यानी आगे की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अनाक्सी श्वसन, एक तो प्रयोग हो गया। अनाक्सी श्वसन कहाँ पर हुआ? तो अनाक्सी श्वसन पहला तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि शराब बनाने में इसका प्रयोग हो गया, यानी मुख्य रूप से किसका? तो किण्वन का। किण्वन ही, अगर किण्वन को बोला जाए किस प्रकार का, तो ये किण्वन जो होता है ये आपका अनाक्सी श्वसन ही है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। ऑक्सीजन और कहाँ पर एब्सेंट हो जाता है? एक प्रक्रिया आप लोग पढ़ते हो दूध से दही बनने की। जब दूध से दही बनता है तो भी आपका अनाक्सी श्वसन ही होता है, क्योंकि उसमें किण्वन की क्रिया शुरू हो जाती है। दूध में आपकी एक शर्करा पाई जाती है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट वाली क्लास में। दूध में एक शर्करा पाई जाती है जिसे कहा जाता है लैक्टोज शर्करा। और ये जो लैक्टोज शर्करा होती है, ये लैक्टोज शर्करा किस में परिवर्तित हो जाती है? ये लैक्टोज शर्करा परिवर्तित हो जाती है लैक्टिक एसिड में। तो जब दूध से दही बनता है तो इसे बोलने लगते हैं यहाँ पर लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल। अब सारी चीजें तो ठीक है कि लैक्टोज शर्करा लैक्टिक एसिड में बदल गई, दूध से दही की क्रिया भी हो गई, लेकिन इसको करता कौन है? तो इसे करने वाला एक जीवाणु होता है। इस जीवाणु का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, सभी लोग जानते होंगे। इसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैसिली। लैक्टोबैसिलस बैसिली, नोट कर लीजिएगा। लैक्टोबैसिलस बैसिली ये जीवाणु होता है जो दूध से दही की क्रिया यानी दूध से दही में परिवर्तित करता है। अब यहां से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? क्वेश्चन लैक्टिक एसिड से एक और पूछा जाता है कि मानव शरीर में थकान का अनुभव क्यों होता है? तो थकान का अनुभव मुख्य रूप से क्यों होता है वो बता दें आपको। देखिए, मानव शरीर में कुछ ऊतक पाए जाते हैं जिनको आप लोग बोलते हैं कंकालीय ऊतक। अब ये कंकालीय ऊतक जो होते हैं इनमें एक अम्ल का जमाव होने लगता है, क्योंकि क्रिया शुरू हो जाती है किण्वन की, ऑक्सीजन एब्सेंट हो जाता है। ऑक्सीजन एब्सेंट हो जाने के बाद जब किण्वन की क्रिया शुरू हो जाती है तो कंकालीय ऊतकों में लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है।
जब लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है तो व्यक्ति के मांसपेशियों में तीव्र दर्द और ऐंठन शुरू हो जाती है, या एक तरीके से बोलें कि आलस या थकान महसूस होने लग जाती है। तो ये आलस और थकान क्यों महसूस होती है? लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि मानव के शरीर में दर्द या मांसपेशियों में दर्द क्यों अनुभव होता है, या आलस या थकान क्यों महसूस होती है? लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण। इसीलिए जब भी आप लोग कभी सुबह सुबह अगर दही का सेवन करोगे तो दही का सेवन करने के साथ साथ थोड़ी देर बाद आपको एक अजीब तरीके का शरीर में भारी भारी लगने, शरीर में भारीपन आ जाता है, यानी एक तरीके से नींद जैसी आने लगती। तो उसका कारण क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। नोट कर लीजिएगा। तो ये दूध से दही बनने की बात हो गई, ये भी क्या है? ये भी एक प्रकार की किण्वन क्रिया है। अगला और क्या होता है? अगला एक टर्म होता है डॉर्मेंट सीड का। डॉर्मेंट सीड मतलब होता है प्रसुप्त बीज। प्रसुप्त बीजों में भी ये क्रिया देखी जाती है। प्रसुप्त बीज का मतलब है कि जैसे अभी आप लोगों ने काफी लंबे समय से सुन रहे हैं लगातार टाइटैनिक जहाज के बारे में। तो टाइटैनिक जहाज का जहां से समुद्र के भीतर से मलबा निकाला गया, तो उस मलबे निकालते समय वहां पर कुछ बीज मिले थे, और ये जो बीज थे ये प्रसुप्त अवस्था में थे। ये बीज किसके थे? तो ये बीज साइकस के थे, और ये प्रसुप्त अवस्था में थे। प्रसुप्त अवस्था का मतलब होता है कि ये पूरी तरीके से जागृत, यानी पूरी तरीके से ये मान सकते हैं कि अपनी तैयार हालत में थे, यानी ये नए पौधों को जन्म देने में सक्षम थे। लेकिन इन प्रसुप्त बीजों को दबे हुए समय हो गया था कितना? 2000 वर्ष। 2000 वर्ष के बाद भी जो साइकस था ये नए पेड़ों को, यानी साइकस का जो बीज था ये नए पेड़ों को जन्म देने के लिए तत्पर था, यानी पूरी तरीके से तैयार था। तो ऐसा क्यों हो पाया? जब भी कभी भी आपने देखा होगा कि कुछ बीजों को रखा जाता है तो बीजों को किसी कपड़े से लपेट करके या किसी ऐसी जगह पर रखा जाता है जिससे उस पर हवा डायरेक्ट ना लगे। आज भी किसान इस प्रक्रिया को प्रयोग में लेते हैं कि उसको बांध करके किसी कपड़े से, यानी भूसे में दबा दिया जाता है, या कहीं ऐसी जगह दबा देते हैं जहां पर हवा ना जाए, क्योंकि हवा जाने का मतलब है ऑक्सीजन। तो अगर उसमें हवा नहीं जा रही, यानी ऑक्सीजन नहीं जा रही, तो वो आपका लंबे समय तक बीजारोपण के लिए तैयार रहता है। तो इस प्रकार के बीजों में भी कौन सी क्रिया होती है? तो प्रसुप्त बीजों में भी आपका अनाक्षी श्वसन ही होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब शुरुआत करते हैं इसका थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझने का। देखिए थोड़ा सा जगह यहाँ पर और। बहुत ध्यान से समझिएगा एक एक बात को। बात आती है कि श्वसन प्रारंभ कहाँ से होता है, यानी श्वसन अंग जो प्रारंभ होता है इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? तो सबसे पहली चीज हमारे जो छिद्र हैं ये, इनको कहा जाता है बाह्य नासा छिद्र। बाह्य नासा छिद्र, यहां से शुरुआत होती है। इनको क्या कहा जाएगा? तो ये बाह्य नासा छिद्र है। अगर आपसे पूछा जाए कि बाह्य नासा छिद्र यानी नोज रिस्ट की संख्या कितनी होती है, तो बाह्य नासा छिद्र आप लोग सभी लोग जानते हैं 2 होते हैं। इसके बाद ये बाह्य नासा छिद्र जो होते हैं, ये बाह्य नासा छिद्र कहाँ पर जाकर के खुलते हैं? बताइएगा, बाह्य नासा छिद्र कहाँ पर जाकर के खुल जाते हैं? तो ये बाह्य नासा छिद्र जो होते हैं ये जाकर के अंदर नासा कक्ष में खुलते हैं जाकर के। तो ये कहाँ पर खुलते हैं इसी के आगे बात कर लेते हैं। तो ये खुलते हैं आपके नासा कक्ष में। कहाँ पर खुलते हैं? बाह्य नासा कक्ष भी बोल सकते हैं इसे, या नासा कक्ष भी बोल सकते हैं। इसको नोजल्स चैम्बर भी बोला जाता है इंग्लिश में। इसे नोजेस्ट रिस्ट बोला जाता है, या नोजेस्ट रिस्ट के नाम से जाने जाते हैं।
इसके बाद जो नासा कक्ष है, यानी ये जो नासा कक्ष है ये कहाँ पर खुलते हैं जाकर, तो ये जो अंदर का भाग है, यानी ये तो हो गए आपके नोजेस रिस्ट, इसके बाद जो अंदर खुले जाकर के तो इन्हीं को कह दिया जाता है, यानी ये जो दोनों तरफ से आपके ये दिख रहा है भाग, जो गैपिंग एरिया, इसी को बोलते हैं नासा कक्ष। अब इस नासा कक्ष में क्या क्या होता है, तो नासा कक्ष में होता है आपके रोम पाए जाते हैं। रोम का मतलब होता है छोटे छोटे बाल, नाक के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। दूसरा क्या पाया जाता है, दो चीजें पाई जाती हैं यहाँ पर श्लेष्मा भी पाया जाता है, रोम भी होते हैं और श्लेष्मा भी होता है। श्लेष्मा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर म्यूकस ग्लैंड होती है, म्यूकस ग्लैंड होती है। म्यूकस ग्लैंड से ही ये श्लेष्मा निकलता है, जिसको म्यूकस कहा जाता है। म्यूकस एक तरीके का चिपचिपा पदार्थ होता है, लिबलिबा, आप सब लोग बहुत बेहतर तरीके से इसको जानते हैं। तो ये जो श्लेष्मा है और रोम है, ये कहाँ पाए जाते हैं, नासा कक्ष में पाए जाते हैं। और वाय नासा छिद्र कहाँ पर खुलता है, तो ये नासा कक्ष में खुलता है। तो यहाँ पर नासा कक्ष में कितनी चीजें पाई जाएंगी, तो पहला तो रोम पाया जाएगा और दूसरा श्लेष्मा पाया जाएगा। बात आती है इनका काम क्या है। हालांकि आप लोगों ने कोरोना टर्म में इनका यूज भी समझा होगा कि यहाँ पर कई लोगों ने ये बताया कि जो आपका कोरोना वायरस था, जब ये शरीर के भीतर प्रवेश करता है तो नाक के माध्यम से प्रवेश करता है, लेकिन इसमें कुछ बचाव हो जाता है आपके रोम के माध्यम से, क्योंकि इसका आकार बड़ा है। यानी अगर सीधे संपर्क में ना आया जाए तो ये आपको प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर श्लेष्मा इसे रोक लेता है और ये रोम रोक लेते हैं। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, इनका मुख्य कार्य होता है जो बाहर से विषैले धूल कण हैं वो आपके शरीर के भीतर नाक के माध्यम से ही प्रवेश करेंगे, तो वो जब प्रवेश करें तो उन्हें यहीं पर रोक लिया जाए। इसके लिए यहाँ पर रोम और श्लेष्मा का यानी म्यूकस का मुख्य रूप से प्रयोग होता है, यानी इनका मुख्य रूप से कार्य होता है। इसके बाद अगली बात कर लें, ये आगे जाकर के कहाँ पर खुलेगा, तो ये आगे जाकर खुलता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स में जाकर के खुल जाता है ये वायनासा कक्ष, यानी यहाँ से ये भाग और ये अंदर जाकर के फेरिंग्स में खुल गया जाके, यानी इसके अंदर का भी भाग क्या कहा जाएगा, तो ये फेरिंग्स कहा जाता है। यहाँ पर होता क्या है, फेरिंग्स के बारे में और क्या कहा जाता है, क्योंकि यहीं से भोजन, और जैसे आप लोग एक फिगर हम बना के समझा देते हैं, तो ये भाग आपका जो यहाँ से हुआ, इसे हम लोगों ने क्या नाम दिया यहाँ पर, तो इसे ही कहा गया आपका वायनासा कक्ष। इसके बाद ये जो आगे वाला भाग आया, ये वाला भाग, यानी यहाँ से, तो ये हो गया आपका नासा कक्ष। इसके बाद ये और आगे जा करके यहाँ पर जब ये खुलता है, ये इस जगह पर, यहाँ पर, तो इसी को नाम दिया जाता है फेरिंग्स का। तो इसे क्या कहा जाएगा, फेरिंग्स। अब फेरिंग्स के क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो फेरिंग्स से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया कि भोजन व श्वसन मार्ग का चौराहा किसे कहा जाता है। भोजन व श्वसन मार्ग का चौराहा कहा जाता है। तो भोजन और श्वसन दोनों का चौराहा कौन कहा जाएगा, ये कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा,
ये आपके मुख से आहार नाल का भाग जा रहा है, यानी मुख वाली नली जा रही यहाँ से ये नली जा रही श्वसन वाली। तो जब भी आप देखोगे तो यहाँ पर दोनों जा करके एक दूसरे से मिल जाती हैं, यानी यहाँ से इस तरीके से आई और ये यहाँ से इस तरीके से आई और ये नली यहाँ से ऐसे आ रही है, दोनों जा करके एक दूसरे पे जुड़ जाती हैं। इसीलिए कभी भी देखते हो जब वॉमिटिंग होती है या उल्टी होती है तो जब ज्यादा तेजी से उल्टी बढ़ जाती है आगे, तो यहाँ पर होता क्या है कि जो खाना हमारा वापस आता है यहाँ से, तो वापस आने के बाद होता क्या है कि वापस आने के बाद वो मुख से तो बाहर आता ही है, कभी कभी नाक से भी वापस आ जाता है। इसका कारण ये होता है कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी फेरिंग्स के पास ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो फेरिंग्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भोजन व श्वसन मार्ग का चौराहा किसे कहा जाता है, तो फेरिंग्स को कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा इसको भी जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़े। अब यहां से अगली बात आती है, ये तो हो गया फेरिंग्स। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हड्डी हम लोगों ने पढ़ी थी, इस हड्डी को क्या कहा जाता है? इस हड्डी को कहा जाता है व्हाइड। और यहाँ पर व्हाइड के पास ही आपका ये स्वर यंत्र भी होता है। ये स्वर यंत्र, इसे हम लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं? तो ये स्वर यंत्र हिंदी में कंठ के नाम से जाना जाता है, जिसे आप लोग कंठ या इंग्लिश में इसे लेरिंग्स कहा जाता है। लेरिंग्स, कंठ या लेरिंग्स के नाम से जाना जाता है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, कंठ या लेरिंग्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लेरिंग्स के पास आपकी एक गेट नुमा संरचना पाई जाती है, इसे क्या कहा जाता है? लेरिंग्स में एक गेट नुमा संरचना पाई जाती है, इसे क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ लेरिंग्स में एक इस तरीके की संरचना होती है गेट नुमा, इसको कहा जाता है ग्लोटस। ग्लोटस। और इसी के ऊपर एक ढक्कन नुमा इस तरीके से संरचना होती है, ये हो गया ग्लोटस। और ऊपर जो ये ढक्कन नुमा संरचना है इसे बोलते हैं एपीग्लोटस। ग्लोटस ये भाग नीचे वाला जो गेट है एक तरीके से, और ये जो ऊपर वाला भाग है इसी के ऊपर होता है, इसको बोलते हैं एपीग्लोटस। अब ये ढक्कन करता क्या है? ये ढक्कन करता ये है कि जब आप कभी भी भोजन ले रहे हो, तो जब भोजन लेते समय श्वास आपके अंदर जा रही हो, तो जैसे होता क्या है कि अचानक खाना खाते समय हम लोग बोलने लगते हैं। तो जब बोलने लगते हैं तो होता क्या है कि भोजन के साथ साथ बोलते समय बीच में अवरोध पैदा हो जाता है। इस अवरोध के कारण ये जो ढक्कन होता है ये अपना सही से काम नहीं कर पाता, क्योंकि इधर से जो श्वास ले रहे हैं वो एक नॉर्मल रूप से तो अंदर जा रही है, लेकिन ये एपीग्लोटस करता क्या है कि जब भोजन जा रहा होता है तो श्वास नली वाला छिद्र बंद कर देता है कि इधर से श्वास वापस ना आए। इस यानी इधर से श्वास ना आए, एक सामान्य रूप से आए, तेजी से अंदर ना आए। कभी कभी बात करते समय होता क्या है, ये एपीग्लोटस ठीक से काम नहीं कर पाता, तो अचानक से भोजन के साथ साथ आपको तुरंत से श्वास जब इकट्ठे पहुंचती है तो एकदम से झटका लगता है, जैसे भोजन करते समय तुरंत से खांसी आ जाती है, या एकदम से आपको तुरंत से लगने लगता है कि भोजन जैसे वापस यानी दोबारा उल्टी के रूप में वापस आ रहा हो। तो ये मुख्य रूप से करता कौन है, इसे रोकता कौन है? यानी तो इसे रोकता है एपीग्लोटस। तो जब एपीग्लोटस काम नहीं कर पाता तो आपको अचानक से खांसी आने लगती है या एकदम से झटका लगने लगता है। तो यहाँ पर ये भाग ग्लोटस और ये भाग है आपका एपीग्लोटस। इसके ऊपर भाग है फेरिंग्स, इसके ऊपर सबसे शुरुआत में वाय नासा कक्ष और इसके बाद नासा कक्ष। यहाँ पर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ एपीग्लोटस से और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे शरीर का ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है। एपीग्लोटस को और क्या कहा जाता है, तो इसे शरीर का ट्रैफिक पुलिसमैन
बी कहा जाता है। शरीर का ट्रैफिक पुलिसमैन क्यों कहा जाता है, ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसका मुख्य कार्य होता है कि जब भोजन नीचे की ओर जा रहा हो तो ये श्वास नली वाले मार्ग को बंद कर दे, जिससे नीचे से अचानक से आपको झटका ना लगे। और जब आप बोलने लग जाते हो या खाते समय हंसने लग जाते हो या बात करने लग जाते हो तो ये सही से काम नहीं कर पाता, इसके ही कारण आपको अचानक से ठसका लगता है। तो शरीर का ट्रैफिक पुलिसमैन एपिग्लोटस को कहा जाता है। इसके नीचे की संरचना जो एक गेट नुमा संरचना है, जो यहाँ से ये हटेगा तब ये भोजन नीचे की ओर जाएगा, तो इसे क्या कहा जाता है, ग्लोटस। ये भाग कौन सा है, तो ये भाग है कंठ का। कंठ में जो हड्डी पाई जाती है उसे व्हाइड के नाम से जाना जाता है, ये आप लोग कंकाल तंत्र में पढ़ चुके हो। इसके बाद यहाँ से जब हम लोग नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा क्या, कुछ इस तरीके से गले में छल्ले नुमा आकृतियां पाई जाती हैं। इस तरीके से ये छल्ले नुमा जो आकृतियां पाई जाती हैं ये मुख्य रूप से श्वास नली में होती हैं। ये तो कंठ हो गया। कंठ के बाद जो यहाँ से संरचना शुरू होती है इसी को बोलते हैं श्वास नली, या इसी को इंग्लिश में ट्रैकिया कहा जाता है। श्वास नली या ट्रैकिया। अब इसी श्वास नली या ट्रैकिया में ये सी आकार के छल्ले होते हैं, या बोल सकते हैं आप एक तरीके से कट आकार के छल्ले होते हैं, क्योंकि ये छल्ले आगे से इस तरीके से होते हैं लेकिन पूरा पीछे तक नहीं होते। ये लगभग गले में इस तरीके से होते हैं, ऐसे इस तरीके से। आप सबने जो संरचनाएं पढ़ी होंगी उनमें देखा होगा इस तरीके से ये गले में छल्ले पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पर होते हैं, श्वास नली में। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो छल्ले हैं सी आकार के, इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या के संबंध में आपको याद रखना है, इनकी संख्या सामान्य मनुष्य में 12 से लेकर के 20 तक हो सकती है। इनकी संख्या 12 से लेकर 20 के बीच में हो सकती है। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। अगर कोई भी चीज आपको समझ में ना आ रही हो या कोई भी चीज ना समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको फिर से समझा देंगे, या आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो। तो सारी चीजें उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी। श्वास नली में जो सी आकार के छल्ले इनकी संख्या कितनी हो सकती है, तो इनकी संख्या 12 से 20 तक हो सकती है। नोट कर लीजिएगा जल्दी से, फिर हम आगे बताएं आपका आगे कैसे संरचना बढ़ती है। अब हम लोग यहाँ तक आ चुके थे, यानी यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके थे। अब हम इसके आगे की जो संरचना होगी उसको हम इस तरफ समझा दे रहे हैं, तो आप इस तरफ समझिएगा। इसी के आगे की बात कर रहे हैं, तो हम इसका चित्र यहाँ पर बना दे रहे हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं ये सारी चीजें। अब हम इसके आगे की बात आपको समझाने जा रहे हैं। यहाँ से ये जो श्वास नली का भाग है आपका, ये तो हो गया कंठ वाला भाग, ये ग्लोटस, ये इसके ऊपर हो गया एपिग्लोटस, और यहाँ से ये सी आकार के छल्ले हो गए। छल्ले की संख्या कितनी हो गई, तो इनकी संख्या हो गई 12 से 20 के आसपास। यहाँ से ये जो आपका कंठ के बाद श्वास नली का भाग है, आगे जाकर के ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। अब दो भागों में कैसे विभाजित होगा, एक भाग इस तरफ और एक भाग इस तरफ। ये दो भागों में विभाजित हो गया।
जो दो भागों में विभाजित हुआ इसको क्या कहा जाता है? तो इसको श्वसनी कहा जाता है। ये कही जाती है श्वास नली या ट्रैकिया, ये कही जाती है श्वसनी। इसको श्वसनी के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंग्लिश के टर्म भी इसमें याद रखिएगा। इसको इंग्लिश में ब्रोंकी कहा जाता है, ब्रोंकी। तो ये भी याद रखिएगा। इसको इंग्लिश में ट्रैकिया। तो दो भागों में विभाजित हो गई, एक भाग इधर एक भाग इधर। अब जरा इसको आगे समझ लेते हैं। ये जो श्वसनी होती है ये आगे जा करके फिर से दो भागों में डिवाइड हो जाती है, और आगे जा करके जब ये डिवाइड होती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको भी देखते हैं आगे कैसे डिवाइड होगी। तो यहाँ से आप देख रहे होगे फिर से ये दो भागों में डिवाइड हो गए, यानी यहाँ से ये दो भागों में डिवाइड हुई तो इसको क्या कहा गया? श्वसनी। इसके बाद ये फिर से यहाँ से एक भाग अलग हो गया, यहाँ से एक भाग, यहाँ से एक भाग, और यहाँ से एक भाग अलग हो गया। अब इनको किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो आगे से भाग श्वसनी का अलग हो गया, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है श्वसनिका। ये जो अलग हुए भाग हैं इनको कहा जाता है श्वसनिका। इंग्लिश में इसे क्या नाम दिया जाता है? तो इंग्लिश में इसे ब्रैंकोलाई कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा। तो ये सारी चीजें उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी। यहाँ से श्वसनी आपका दो भागों में विभाजित हो गई, इसके बाद ये आपका फिर से दो दो भागों में, यानी श्वसनिका के दो भाग इधर हो गए और दो भाग इधर हो गए। नोट कर लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़े। इसकी स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, ब्रैंकियोली। ब्रैंकियोली के नाम से इसे जाना जाता है। अब इसके आगे क्या होगा? इसके आगे की ओर जब आप बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते समय नोट कर लीजिएगा। अच्छा, फिर हम आगे बताएं आपको। आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद यहां से कुछ संरचनाएं इस तरीके से बनी होती हैं। तो इनको भी बना लीजिएगा। ये जो आगे की जो बढ़े हुए भाग, जैसे कि हमने इनको लिख बनाया हुआ है, तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है वायु कुपिका। वायु कुपिका के नाम से जानी जाती हैं। इनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो इंग्लिश में इन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है। एल्वियोलाई लिख लीजिएगा, एल्वियोलाई के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसे एल्वियोलाई कहा जाता है। ये जो आपके रेड कलर से हमने बनाए हैं इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें एल्वियोलाई के नाम से जाना जाता है।
अब एल्वियोलाई के नाम से तो जाना जाता है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, तो यही मुख्य रूप से आपके शरीर में ऑक्सीजन के यानी जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा को रक्त के साथ मिलाने का, और इन्हीं में आपकी मुख्य रूप से जो हवा होती है वो भरती है। अब जरा यहाँ से देखिएगा, ये संरचना आपकी बन गई होगी। अब जरा हम इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो यहाँ से अब आप इसको क्लोज कर दीजिएगा इस तरीके से। तो आपको दिख रहा होगा जैसा कि स्पष्ट रूप से आपके मानव शरीर के फेफड़ों का निर्माण हो चुका है, और इन्हीं को कंबाइंड रूप से क्या कहा जाता है, तो इन्हीं को कंबाइंड रूप से फेफड़ा कहा जाता है। फेफड़ा, या इंग्लिश में इन्हीं को लंग्स के नाम से जाना जाता है। नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, और ज़्यादातर स्टूडेंट इसका आंसर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आपको सही जानकारी सही समय पे होगी तो आप अपने क्वेश्चनों को बढ़ा सकते हो। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपकी कुछ अच्छी परीक्षा में पूछे जाते हैं, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए। तो ये आपका पूरी जो संरचना निर्मित हुई, ये भाग और ये भाग, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे फेफड़ा कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बताएं। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फेफड़े मुख्य रूप से बनते हैं किसको मिलाकर, तो फेफड़े मुख्य रूप से बनेंगे किससे मिलाकर, नोट कर लीजिएगा अलग से कि फेफड़े के निर्माण में निम्न में से कौन सा भाग उत्तरदायी नहीं है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फेफड़े में कौन कौन से अंग शामिल हैं प्रमुख रूप से। तो फेफड़े के निर्माण में जैसा कि आपने सब देखा कि मुख्य रूप से पहला तो कौन सा, श्वसनी। तो पहला भाग यहाँ पर आ जाएगा क्या, श्वसनी, इंग्लिश में ब्रोंकी बोला जाता है। दूसरा भाग जैसा कि आपने यहाँ पर पढ़ा था श्वसनी का, ये भाग हो गया, पहला भाग ये हो गया। तो दूसरा भाग कौन सा आ जाएगा, श्वसनी का। और तीसरा महत्वपूर्ण भाग फेफड़े का कौन सा होता है, तो ये वायु कुपिका यानी कि एल्वियोलाई होती हैं। तो वायु कुपिका, या इनको हम लोग एल्वियोलाई के नाम से जान सकते हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा। तो तीन मुख्य रूप से फेफड़े के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती हैं। और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो फेफड़ा है, ये फेफड़े की संख्या मानव शरीर में कितनी होती है। तो आप सबको दूर से दिख रहा होगा कि दो होती है। इसमें से एक राइट साइड वाला फेफड़ा जो है इसे कहा जाता है दायां भाग, और एक जो लेफ्ट साइड वाला भाग होता है इसे बोलते हैं बायां भाग। दायां भाग और बायां भाग, यानी फेफड़े में जो राइट साइड होगा उसे दायां, और जो लेफ्ट साइड होगा उसे बायां। यानी फेफड़े के कितने भाग हैं, दो भाग हैं। जो दायां भाग होता है और बायां भाग होता है, इससे और क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी है। तो फेफड़े होते हैं दो, यानी कितने। तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि दाएं फेफड़े में कितने चैम्बर या लोब होते हैं, और बाएं फेफड़े में कितने चैम्बर या लोब होते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है दाएं और बाएं फेफड़े में कौन सा छोटा या बड़ा होता है। तो याद रखिएगा, जो दायां फेफड़ा होता है ये आकार में बड़ा होता है बाएं फेफड़े की अपेक्षा, जबकि जो बायां फेफड़ा होता है ये आकार में छोटा होता है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि दाएं फेफड़े में चैम्बर कितने होते हैं, तो दाएं फेफड़े में 3 चैम्बर होते हैं, जबकि बाएं फेफड़े के बारे में अगर पूछा जाए चैम्बर कितने होते हैं, तो इसमें चैम्बर की संख्या 2 होती है। इसमें 2 चैम्बर होते हैं। बाएं फेफड़े में 2 चैम्बर, दाएं फेफड़े में कितने चैम्बर, तो इसमें 3 चैम्बर होते हैं। कौन सा बड़ा होता है, तो दायां वाला। दाएं बड़ा है इसलिए क्यों, क्योंकि इसमें 3 चैम्बर है, और बायां वाला छोटा है क्योंकि उसमें 2 चैम्बर हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फेफड़ों के ऊपर
जो दो परत के आवरण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? फेफड़ों के ऊपर जो दो परत का आवरण होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? फेफड़ों के ऊपर इस तरीके से दो परत का आवरण होता है, जो कि आप देख रहे होगे, तो ये आवरण किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, फेफड़े के ऊपर दो परत का जो आवरण होता है, ये इसमें दो परतें होती हैं, दो परत का जो आवरण होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इस आवरण को प्लूरा के नाम से जाना जाता है। प्लूरा पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फेफड़ों के ऊपर के आवरण को किस नाम से जाना जाता है? इसे प्लूरा लेयर कहा जाता है, या इसे प्लूरा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि इन दो परतों के मध्य में एक द्रव भरा होता है, इस द्रव को किस नाम से जाना जाता है? इन दो परतों के मध्य द्रव भरा होता है, इस द्रव को किस नाम से जाना जाता है? तो दो परतों के बीच में जो द्रव भरा होता है, इस परत को तो प्लूरा कहा जाता है, जबकि इसके भीतर के जो द्रव है, इसे प्लूरन या प्लूरल द्रव या लिक्विड के नाम से जाना जाता है। इसे प्लूरल या प्लूरन द्रव या लिक्विड के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद है आप सबको यहाँ तक की क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो सारी चीजें एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले वायनासा कक्ष, इसके बाद आपका वायनासा छिद्र, इसके बाद वायनासा कक्ष, वायनासा कक्ष के बाद आगे भाग आ गया तो आपका कंठ का भाग आ गया। कंठ के ऊपर आपका ग्लोटिस और एपिग्लोटिस, ये काम आपको याद रहेंगे। इसके बाद कंठ के नीचे सी आकार के छल्ले, इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 12 से 20 के बीच में होती है, तो ये भी आप लोग दिमाग में रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से श्वास नली का भाग कंठ के बाद स्टार्ट हो जाता है। श्वास नली को इंग्लिश में ट्रैकिया कहा जाता है। इसके बाद ये आगे जाकर के दो भागों में विभाजित होती है, इसे श्वसनी कहा जाता है। श्वसनी के नाम से श्वसनी आगे जाकर के फिर से दो भागों में डिवाइड हो जाती है, इसे क्या कहा जाता है? तो इन दो भागों को श्वसनिका के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसके आगे कुछ इस तरीके की संरचनाएं पाई जाती हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो इनको वायुकुपिका या एल्वियोलाई के नाम से जाना जाता है। इसके बाद फेफड़े जो होते हैं वो आपके दो भाग में, एक दायां और एक बायां। दायां फेफड़ा बड़ा होता है, बायां फेफड़ा छोटा होता है। इसके बाद जो फेफड़ा दायां वाला, इसमें कितने चैम्बर होते हैं? तो इसमें 3 चैम्बर होते हैं, जबकि बाएं फेफड़े में कितने चैम्बर होते हैं? तो 2 चैम्बर होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेफड़े के ऊपर जो परत होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो परत होती है या आवरण होता है, इसे प्लूरा के नाम से जाना जाता है। और इन दो परतों के बीच में क्योंकि घर्षण होता है, घर्षण ना हो इसके लिए बीच में एक लिक्विड होता है, जिसे प्लूरल या प्लूरन द्रव के नाम से या प्लूरन लिक्विड के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक की क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर ना आई हो तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक भी कर लीजिएगा, हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। तब तक के लिए अब हम लोग कल मुलाकात होगी, कल मुलाकात होगी, इसी के आगे हम लोग कल बात करेंगे। तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।